नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद थे। तो एमएलसी चुनाव के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है बीजेपी की तरफ से वो पूरी हो चुकी है। 10 के 10 उम्मीदवारों की इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी। तो एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसी वक्त की ये तस्वीरें जब नामांकन प्रक्रिया की जा रही थी तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा भरा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो एक कदम और बीजेपी का मजबूती की तरफ, बहुमत की तरफ। तो विधान परिषद में एक साथ 10 सीटें जिस पर निर्वाचन होना बीजेपी के सदस्यों का, जो उम्मीदवार है बीजेपी के विधान परिषद के लिए उतारे गए, उनका निर्वाचन होना बिल्कुल तय है। तो 12 सीटों पर इस वक्त ये चुनाव होना है जिनमें से 10 सीटें कहीं ना कहीं सीधा बीजेपी के पाले में है, क्योंकि बहुमत को लेकर कह सकते हैं ये एक बड़ा कदम है बीजेपी का विधान परिषद में। और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, पर्चा भरा जा रहा था। तो जश्न का माहौल बीजेपी में। 10 उम्मीदवार हैं जो कि अब एमएलसी पद के लिए चुने जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जितने भी उम्मीदवार उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों पर, उनके समर्थन के लिए उनके जितने भी समर्थक हैं वो भी बाहर मौजूद रहे। खासा भीड़ रही है इस दौरान। तो बीजेपी के जश्न में शामिल होने के लिए कई समर्थक भी इस दौरान मौजूद थे। तो विधानसभा के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और साथ ही इस बार बेहद खास है ये चुनाव, क्योंकि बीजेपी जहाँ 3 से 4 सीटों पर सिमटी हुई थी विधान परिषद में, अब ये सीधा आंकड़ा बढ़कर 10 पर पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी की तरफ से। निर्वाचन होना तय है क्योंकि जो बल चाहिए विधायकों का वो पूरा है बीजेपी के पास। तो वहीं यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए खुशी का दिन है। विधानसभा की तरह अब विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी आज भारी उत्साह में है। एक एक वर्कर, एक एक हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में आया हुआ है। अब उच्च सदन में भी, परिषद में भी भाजपा ने बहुमत की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का भी हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे समाज को भी परिषद में अपना उम्मीदवार बनाकर सामाजिक संतुलन और छोटे छोटे समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बुलंदशहर से है, जहां पर पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है। खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक, इलेक्ट्रिक पोल के लिए बिजली विभाग खुदाई करा रहा था। बुलंदशहर के खुर्जा जीटी रोड की ये घटना है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोल के लिए खुदाई की जा रही थी। बिजली विभाग ये खुदाई करा रहा था, लेकिन उसी वक्त पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं लीकेज, यानी कि कह सकते हैं कि खरोच आई होगी पाइपलाइन में या फिर टूट गई है, जिसकी वजह से पीएनजी गैस पाइपलाइन से लीक हो रही है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली विभाग इलेक्ट्रिक पोल के लिए ये खुदाई करा रहा था, जिस दौरान
यह हादसा हुआ तो बुलंदशहर के खुर्जा जीटी रोड की घटना है और इस खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक होने लगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर में, जहां पर बिजली विभाग इलेक्ट्रिक पोल के लिए ये खुदाई कर रहा था और उसी वक्त पीएनजी पाइपलाइन शायद उसमें खरोच आई या टूट गई, लेकिन पीएनजी गैस लीक होने लगी। तो अशोक कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, पीएनजी गैस पाइपलाइन लीक होने लगी है और यहाँ पर बिजली विभाग खुदाई करा रहा था, कैसे ये लीक होने लगी? क्या खुदाई के वक्त जो पाइपलाइन है वो टूट गई, क्या दिक्कत हुई? बिल्कुल, तो आपको बता देंगे बुलंदशहर का ये खुर्जा नगर का मामला है, जहां पर विद्युत विभाग की टीम पोल गाड़ने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोद रही थी। तभी पीएनजी की जो लाइन वहां कर नीचे कर बिछ रही थी, तभी जेसीबी का कहीं ना कहीं खुदाई के दौरान उस पर लीकेज हो गया। लीकेज होने के बाद अफरा तफरी मच गई मोहल्ले में, तमाम जितने भी नगर के हैं वहां से सबको हटा दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर है और इसमें राहत कार्य चल रहा है। जल्द से जल्द ठीक होने का दावा किया जा रहा है, परंतु अभी जो अपडेट ये है कि वहाँ जो रेस्क्यू अभी भी चालू है, क्योंकि उसका ठीक होने के ना थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु वहाँ पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उसे ठीक करने के लिए इंजीनियर को बुलाया गया है। अशोक, क्या बिजली विभाग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे पीएनजी गैस पाइपलाइन थी? बिल्कुल, आपको बता दूं उसी के बगल में एक बिजली विभाग का विद्युत का पोल खड़ा हुआ था, वो डैमेज हो रहा था, कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। शिकायत कर रहा था स्थानीय लोगों ने, जिसको लेकर वहां पर वो पोल गाड़ा जा रहा था। ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पर लाइन बिछी हुई है। लाइन मालूम होती तो कहीं ना कहीं इस हादसे को बचाया जा सकता था। फिलहाल अभी मामले जो गड्ढा खोदा गया है उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है और तमाम इसमें रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि कब तक ये जो दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, कब तक ठीक कर ली जाएगी? कब तक ये जो लीक हो रहा है पूरा गैस और इसकी वजह से काफी दिक्कत परेशानी हो रही होगी रास्ते में आने जाने वाले लोगों को भी, कब तक ठीक हो जाएगा ये? बिल्कुल, आपको बता दूं कि वहाँ पर इंजीनियर पहुंचे हैं और उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत विभाग और पुलिस विभाग की टीम वहाँ पर है और जल्द से जल्द इसे ठीक करने करीबन 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, ताकि लोगों को जो परेशानी मिल रही थी, काफी दिक्कत हो गई थी, तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सभी लोगों को एक जगह से हटा दिया गया है, उसे ठीक करने में राहत कार्य में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मथुरा से खबर है, जहां पर श्री कृष्ण विराजमान मामले को लेकर सुनवाई। हिंदू आर्मी चीफ की याचिका पर आज ये सुनवाई होगी। जिला जज यशवंत कुमार मिश्र की अदालत में सुनवाई होगी। याचिका में शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। बाद के पंजीकरण को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, तो आज इस पंजीकरण को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। तो मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर श्री कृष्ण विराजमान मामले को लेकर सुनवाई। हिंदू आर्मी चीफ की याचिका पर आज ये सुनवाई होगी और साथ ही जिला जज यशवंत कुमार मिश्र की अदालत में ये सुनवाई होगी। याचिका में शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि शाही ईदगाह को हटाने को लेकर कई याचिकाएं डाली गई है, जिनको लेकर सुनवाई हो रही है और आज भी सुनवाई है श्री कृष्ण विराजमान मामले में। और श्री कृष्ण जो मंदिर है वहीं पर ये शाही ईदगाह भी मौजूद है, जिसको लेकर विवाद बना हुआ है और इसी वजह से याचिकाएं डाली गई हैं कि वो जो जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और वहां पर ये जो शाही ईदगाह बनाई हुई है वो वहां पर अवैध है, इसको हटा दिया जाए। इस तरह की याचिकाएं डाली हुई है जिन पर सुनवाई हो रही है। तो हिंदू आर्मी चीफ की याचिका पर आज ये सुनवाई होगी जिला जज यशवंत कुमार मिश्र की अदालत में। तो याचिका में शाही ईदगाह को हटाने की मांग है और बाद के पंजीकरण को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज वो फैसला सुनाया जा सकता है। तो गगन पंडित इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मथुरा से ज्यादा जानकारी के साथ। गगन, आज हिंदू आर्मी चीफ की याचिका पर सुनवाई होगी और साथ ही अगर बात करें तो इसको लेकर पिछली बार याचिका के पंजीकरण को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, तो आज कुछ क्या सुनवाई में हो सकता है? जी, मैं बता दूं आपको कि आज रंजना अग्निहोत्री
और हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव, दोनों ही बातों पे आज सुनवाई है। हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के बाद को आज देखा जाएगा, अदालत स्वीकार करेगी या खारिज, ये देखना होगा। वहीं मैं बता दूं आपको कि आज रंजना अग्निहोत्री व हरिशंकर जैन के द्वारा जो बात जला न्यायालय में जो चल रहा था, उस बात पे आज सुनवाई है। सुनवाई में जो ईदगाह मस्जिद ने जो ऑब्जेक्ट किया था, उस ऑब्जेक्ट की आज जवाब जो है एडवोकेट अधिवक्ता हरिशंकर जैन दाखिल करेंगे। उसके बाद उनके पक्षकारों पर सुनवाई होगी। जी ठीक, अब ये पूरा मामला किस ओर जाता दिख रहा है गगन, क्योंकि लगातार इसको लेकर कई पक्षकार अपनी याचिकाएं डाल चुके हैं, साथ ही एक के बाद एक करके डेट्स मिल रही हैं, सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो सबसे पहले याचिकाएं डाली गई है वो कहीं ना कहीं अवैध करार दे दिया गया था उन्हें, लेकिन इस बार जो ये पंजीकरण को लेकर सुनवाई होगी, फैसला आज सुनाया जाएगा, तो क्या लगता है कि उसमें ये याचिका जो डाली गई है, या आगे स्वीकार करके आगे इस पर चर्चा होगी या नहीं, या फिर आज इसको रद्द कर दिया जाएगा? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि ईदगाह मस्जिद ने कहा था, एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, उसमें कहा गया था यह एक प्रकीर्णवाद है और प्रकीर्णवाद जो है एडमिट करने के योग्य नहीं होता, अतः इसे खारिज कर दिया जाए। उसका जवाब जो है आज अधिवक्ता हरिशंकर जैन व रंजना अग्निहोत्री जो है आज जवाब दाखिल करेंगे। जवाब दाखिल करने के बाद उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो है ये देखा जाएगा कि उसके पंजीकरण को स्वीकार किया जाता है या नहीं स्वीकार नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू आर्मी चीफ की बात करें, हिंदू आर्मी चीफ के मुकदमे भी लगातार डेट पड़ रही है। आज उसको भी स्वीकार किया जाएगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस पे भी आज बड़ी सुनवाई होनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बस्ती से खबर, जहां पर बर्ड फ्लू फैलने की आशंका, लालगंज थाना क्षेत्र में 8 मोर 2 कबूतर मरे मिले हैं। रिस्पांस टीम ने सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। सैंपल को जांच के लिए बरेली भेजा गया है। तो लालगंज थाना क्षेत्र में 8 मोर 2 कबूतर मरे मिले। बस्ती में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लालगंज थाना क्षेत्र में 8 मोर और 2 कबूतर मृत मिले। ऐसे में ये आशंका की हो सकता है कि बस्ती में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण हो चुका हो। और साथ ही जो कबूतर मरे मिले हैं और जो मोर मरे मिले हैं, उनको लेकर रिस्पांस टीम ने सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है और सैंपल को जांच के लिए बरेली भेजा गया है। जब सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा, खुलासा होगा कि आखिर इन पक्षियों की मौत किस वजह से हुई। बनकटी में हमें सूचना मिली थी कि 8 मोर और 2 कबूतर की मृत्यु हो गई है। उसमें रैपिड एक्शन टीम और डॉक्टर प्रशांत पाल को हमने मौके पे भेजा था और वहाँ पे निरीक्षण करने के उपरांत ये पाया गया कि संभवतः जो मृत्यु हुई है वो अत्यधिक ठंड के कारण हुई है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए हमने उसके वोकल और नेजल सैंपल ले लिए गए हैं और उनको IVRI इज्जतनगर बरेली भिजवाया जा रहा है। तो राघवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बस्ती से। राघवेंद्र, 2 मोर 2 कबूतर और 8 मोर मृतक यहाँ पर मृत मिले हैं। ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है कि बर्ड फ्लू का संक्रमण शायद बस्ती में हो गया है। तो क्या कुछ जानकारी और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं अब जिले में? आपको बता दें कि बस्ती जिले में बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण के बीच लालगंज थाना क्षेत्र के विंध्यापत गांव में 8 मोर और 2 कबूतरों की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिले के उच्च अधिकारियों को दी। तत्काल मौके पर अधिकारी पहुंचकर इन मृतकों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक ग्रामीणों की माने तो यह बर्ड फ्लू का कहर दिख रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी कहने में जुटे हुए कि ठंडक से इनकी मौत हुई है। जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती है, तब तक कहना उचित नहीं होगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या ठंडक से मौत हुई है। लेकिन जिला प्रशासन इस मामले को अभी दबाने में लगा हुआ है। जिस तरह से पूरी भारतवर्ष में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक बस्ती जिले में कहीं भी कोई भी ऐतिहासिक कदम अधिकारियों द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। सिर्फ कागज में दिखा दे रहे हैं कि लगातार के लोगों को जागरूक किया जा रहा है बर्ड फ्लू के लिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम जमीनी हकीकत पर नहीं उठाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बर्ड फ्लू को लेकर डीएम ने जनता से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। डीएम रवीश गुप्ता ने ये बात कही कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट
बर्ड फ्लू को लेकर। तो जनता से अपील की है कि अफवाहों पर किसी तरह का ध्यान ना दें और साथ ही बर्ड फ्लू से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए जो भी एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं सुल्तानपुर में। तो डीएम रविश गुप्ता ने अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है जनता से। बर्ड फ्लू के लिए अभी फिलहाल जो है वो पक्षियों के आयात पर, बाहर से आयात होने पर रोक लगाई गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा आयात की समस्या नहीं रहती है, फिर भी पुलिस विभाग को अलर्ट कर देते हैं कोई कहीं से आयातित बर्ड्स ना आए। विद इन कंट्री मूवमेंट पे भी कोई वैसे रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही साथ हमने पशु चिकित्सा अधिकारी को एक FAQs की कॉपी सर्कुलेट करने के निर्देश दिए हैं कि लोग अफवाहों से बचें, क्योंकि बर्ड फ्लू के बहुत ही डिस्टिंक्ट सिम्टम्स होते हैं। कोई भी पक्षी मरा हुआ हो तो उससे ये ना डरें कि बर्ड फ्लू है। उसके जैसे पंजे नीले होने है, बहुत सारे उसमें सिम्टम्स हैं। तो एक अफवाहों से बचने के लिए हमने उसको भी प्रसार करवा दिया है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा केस है। बर्ड फ्लू के लिए अभी फ़िलहाल जो है वो पक्षियों के आयात पर, बाहर से आयात होने पर रोक लगाई गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा आयात की समस्या नहीं रहती है, फिर भी पुलिस विभाग को अलर्ट कर देते हैं कोई कहीं से आयातित बर्ड्स ना आए। विद इन कंट्री मूवमेंट पे भी कोई वैसे रोक नहीं लगा। रायपुर से खबर है जहां पर पुलिस ने लकड़ी माफिया के खिलाफ अभियान चलाया है। मिलक खानम थाना क्षेत्र में लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। पुलिस को देखकर ट्रक छोड़ मौके से फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। माठखेड़ा की पुलिया के पास ये ट्रक को पकड़ा गया है। तो पुलिस को देखकर ट्रक छोड़ मौके से फरार हुए आरोपी। रामपुर से खबर जहां पर पुलिस ने लकड़ी माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की। मिलक खानम थाना क्षेत्र में लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस को देखकर ट्रक छोड़ मौके से आरोपी फरार हो गए। तो पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो माठखेड़ा की पुलिया के पास से ट्रक को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मिलक खानम थाना क्षेत्र में लकड़ी से भरा ये ट्रक पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखा तो ये तमाम आरोपी फरार हो गए। विभाग और मिलक खानम की पुलिस के संयुक्त अभियान में एक ट्रक खैर लदी हुई लकड़ी मिली है और जो बदमाश हैं जो उन्हें चुरा कर ला रहे थे पीपली वन से, निकट में पीपली वन है, वहाँ से उसे चुरा कर ला रहे थे, वे भाग गए हैं। लेकिन उन लोगों की पहचान हो गई है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, इसमें चोरी और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जा रहा है। इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इन पर गैंगस्टर आदि की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयाँ, गतिविधियाँ रोकी जा सकें। बलरामपुर से खबर जहां पर पुलिस ने लकड़ी माफिया पर शिकंजा कसा। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक ट्रक समेत 217 बोटा लकड़ी बरामद की है, जिसमें 204 बोटा सागौन और 13 बोटा शीशम की लकड़ी शामिल है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के नेतृत्व में लकड़ी माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में पुलिस ने लकड़ी माफिया पर शिकंजा कसा और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक ट्रक समेत 217 बोटा लकड़ी बरामद की है, जिसमें 204 बोटा सागौन और 13 बोटा शीशम की लकड़ी शामिल है। हालांकि बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक हेमंत कोटियाल के नेतृत्व में लकड़ी माफिया पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वन माफियाओं के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद बलरामपुर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अनुक्रम में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थाना सादुल्ला नगर में सीओ श्री राधा रमण सिंह के नेतृत्व में और वहां के प्रभारी निरीक्षक उनके टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अच्छी बरामदगी है। इसी अनुक्रम में मैं बताना चाहूंगा कि 15 जनवरी को एक ट्रक और एक पिकअप जिसमें चोरी की लकड़ियां भरी हुई थी, जिसमें से 217 बोटा चोरी की लकड़ी में 204 बोटा सागौन और 13 बोटा शीशम की लकड़ी बरामद की गई है और
इसमें 3 मशीनें जो कटर के रूप में यूज की जाती हैं लकड़ी को काटने में, वो और एक कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।